गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ, आपसे बात करने वाला हूँ। और उस इंटरेस्टिंग टॉपिक जो ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, इवन अगर मैं नीट के हिसाब से पूछूँ या रीट के हिसाब से या किसी भी तरह के एग्जाम में, तो मेंडल का नाम आए बिना रहता ही नहीं है। मेंडल से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों ने टेंथ क्लास में पढ़ी ही होगी। टेंथ क्लास के अंदर मेंडल के अंदर जेनेटिक्स के बारे में उन्होंने बहुत कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। तो उससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि मेंडल ने जो वर्क किया था वो पी प्लांट के ऊपर किया था। पी प्लांट का जो एक्चुअल बॉटेनिकल नेम है वो है पाइसम सेटिवम। तो उन्होंने पाइसम सेटिवम के ऊपर फंक्शन किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। और उन एक्सपेरिमेंट को अपने हिसाब से उन्होंने, क्योंकि वो बॉटनिस्ट होने के साथ साथ वो मैथमेटिशियन भी थे स्पेशली, तो वो जानते थे कि जो डेटा हमारे पास आया है या उनके पास आया है उसे कैसे उससे कैसे रिजल्ट देखना है, ऑब्जर्वेशन करनी है। तो उनमें से कुछ ऑब्जर्वेशंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और वो जो ऑब्जर्वेशन है जो मेंडल की, उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को हम यहाँ पर लेआउट करके देखने वाले हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किए थे वो किन कैरेक्टर्स के ऊपर किए थे और किस तरह के उनको रिजल्ट देखने को मिले। ओवरऑल उन्होंने तीन तरह के लॉ दिए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस का नाम शायद आपने सुना हो, नहीं तो मैं बताता हूँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। चलिए इनके बारे में फिर बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अब वैसे तो ये नाम से हो सकता है आप इतना क्लियर समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ कि इसको हिंदी में बोलते हैं एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण, हिंदी में इसको बोला था एकल। अब एकल का मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर मैं सिंगल एक चीज के ऊपर बात करूंगा और उनके बीच में क्रॉस करवाने वाला हूँ। देखिए ब्रीडिंग टेक्निक्स जो होती है या हाइब्रिडाइजेशन की जो टेक्निक्स होती है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट और बहुत ही पुराने टाइम से क्लासिफाइड तरीके से चली आ रही है, बहुत पुरानी तरीके से चली आ रही है। उन्हीं टेक्निक्स को यूज करके 1856 से 1863 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट्स जो हुए थे वो हुए थे 1856 से 1863। इन 7 ईयर्स के अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे और इन्हीं एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे इन्होंने बहुत सारे रूल्स दिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। उन्हीं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है कि क्रॉस बिटवीन सिंगल कैरेक्टर एंड इट्स डिफरेंट ट्रेड्स। क्रॉस बिटवीन सिंगल कैरेक्टर एंड इट्स डिफरेंट ट्रेड्स, हिंदी में अगर बोले तो एक लक्षण के विभिन्न विपर्यासी गुणों के मध्य संकर करवाना है। कैरेक्टर एक लेना है और उसके डिफरेंट डिफरेंट जो इफेक्टिव कैरेक्टर होते हैं, जैसे मतलब इफेक्टिव का मतलब डोमिनेंट और एक जो रिसेसिव जो देखने को मिलते हैं, उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है। तो मेंडल ने अगर आपको याद हो तो मेंडल ने दो ट्रेट लिए थे एक ही कैरेक्टर, और जो एक कैरेक्टर था वो क्या लिया था उन्होंने, स्टेम हाइट, तने की लंबाई। पी प्लांट का एक कैरेक्टर लिया था उन्होंने, स्टेम हाइट। और स्टेम हाइट जो होता है वो एक कैरेक्टर है और इसके दो ट्रेट हैं। एक वो ट्रेट जो डोमिनेंट है, प्रभावी जिसको हम बोल सकते हैं, और एक वो ट्रेट है जिसका नाम है रिसेसिव, रिसेसिव ट्रेट। अगर मैं डोमिनेंट ट्रेट की बात करूं तो इसमें टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट है, मतलब पौधे का लंबा होना डोमिनेंट है, मटर का जो प्लांट है वो लंबा रहे। और एक जो होता है, एक दूसरा है वो है ड्वार्फनेस, मतलब जिसकी हम बात करें तो पौनापन हम कह सकते हैं। देखिए हेरिडिटी यही है कि हमारे अंदर जो कैरेक्टर आ रहे हैं वो अपने पेरेंट्स से आ रहे हैं, राइट। पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर थे वही क्रोमोसोम के ऊपर, वही डीएनए पे जो कैरेक्टर हैं वही हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं। यही डेफिनेशन है हेरिडिटी की। अब उसी हेरिडिटी की आज हम बात कर रहे हैं। उसी के फादर जो बोले जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो बोले जाते हैं मेंडल, उन्हीं के कुछ एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ समझना चाह रहे हैं। तो देखते हैं, एक डोमिनेंट कैरेक्टर उन्होंने लिया और एक रिसेसिव कैरेक्टर लिया, उनके बीच में उन्होंने क्रॉस करवाया। तो देखते हैं कैसे उन्होंने क्रॉस करवाया। अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है डोमिनेंट, और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो स्मॉल से लिखा जाता है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है और कुछ भी नहीं सिर्फ। तो ये स्मॉल टी के साथ इसने क्रॉस कराया। अब देखने से आपको ये डबल डबल मैंने यहाँ पर लिखा है, तो डबल लिखने का मतलब ये 2n कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है।
ये जल्दबाजी में अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि डबल लिखा है सिंगल लिखा है, इसका मतलब क्या? डबल लिखा है मतलब वो डिप्लॉयड कंडीशन है, वो द्विगुणित अवस्था है, वो 46 वाली कंडीशन है। और अगर मैंने सिंगल लिखा है इसका मतलब वो गैमीट कंडीशन है, जो उसके प्लांट के पॉलिंग ग्रेन या एग सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो उसकी हैप्लॉइड कंडीशन है, अगुणित अवस्था है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर मैंने डबल लिखा है मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई? 2n कंडीशन हो गई, और ये भी कौन सी कंडीशन हो गई? 2n कंडीशन हो गई। तो ये 2n के बीच में क्रॉस करवाएंगे, लेकिन आप जानते हैं मैंने अभी क्या बोला, ये 2n है और ये भी 2n है, तो 2n और 2n कभी आपस में क्रॉस नहीं करते। तो क्रॉस हमेशा किसके बीच में होता है? अभी मैंने जैसा कि बोला था, गैमेट्स के बीच में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें गैमेट्स बनाने पड़ेंगे, और गैमेट्स ऑलवेज कैसे होते हैं बच्चों? गैमेट्स ऑलवेज कैसे होते हैं? एन टाइप के, युग्मक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम? युग्मक। तो युग्मक कैसे होंगे? हमेशा एन टाइप के। तो अगर ये एन टाइप के सिंगल सिंगल अगर अपन लेते हैं, तो सिंगल लेने पर क्या हो जाएगा? ये इधर से, क्योंकि दोनों एक ही टाइप के हैं, तो ये आ जाएगा कैपिटल टी, और ये सिंगल ये आ जाएगा स्मॉल टी। तो यहाँ पर गैमेट आया वो कैपिटल टी स्मॉल एन ये आ गया, और ये स्मॉल टी ये स्मॉल एन ये आ गया। तो दोनों कैसी कंडीशन हो गई? इसकी हैप्लॉइड कंडीशन हो गई। आगे देखते हैं, जब इन दोनों गैमेट्स का क्रॉस करवाया गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी का एक्चुअल में, तो हमें जो जनरेशन मिली वो फाइलियल जनरेशन F1, या पहली पीढ़ी कह लो अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में, F1 पीढ़ी देखने को मिली। और F1 पीढ़ी के अंदर क्या कंडीशन आई? दोनों मिला के जो जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? निषेचन के बाद क्या बनता है? निषेचन मतलब एक तरफ से नर एक तरफ से मादा, दोनों के युग्मक आएंगे और संलयित होंगे। जब वो दोनों संलयित होंगे तो किसका निर्माण होगा? जाइगोट का निर्माण होगा। और अगर जाइगोट बनेगा तो उसके अंदर जीनोटाइप भी होगा, और कौन सी कंडीशन में होगा? 2n कंडीशन में होगा। तो अगर वो 2n कंडीशन के अंदर है तो वो क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मजेदार बात देखो, उसको सरप्राइज हुआ, इसको मेंडल को, कि यार जब मैं इसको देख रहा हूँ लक्षण प्रारूप, ये बाहर से देखने पर प्लांट देख रहा हूँ, तो उसे आश्चर्य हुआ कि यार मैंने इतने सारे प्लांट टॉल लिए, इतने सारे शॉर्ट लिए, दोनों को क्रॉस कराया, तो कुछ तो प्लांट टॉल और ड्वार्फ आने चाहिए थे, बट ईच एंड एवरी प्लांट इज टॉल। हर एक प्लांट जो था वो टॉल था। तो यहाँ पर ये जो फिनोटिपिकली जब इसको देखा तो उसको आश्चर्य हुआ, और सारे प्लांट कैसे थे? टॉल प्लांट देखने को मिले। और जीनोटिपिकली अगर देखा जाए, जीन प्रारूप के आधार पर, जिसको हम बोलते हैं जीन प्रारूप, तो जीन प्रारूप के आधार पे सारे प्लांट कैसा है? मतलब आने जीन प्रारूप के आधार पर ये टॉल आए, तो ये भी कैसे देखने को मिले? हेट्रोजाइगस टॉल, विषम युग्मजी लंबे, और ये लंबे कह लो या विषम युग्मजी लंबे देखने को मिले। तो उसे ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि मेंडल जीन्स के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में बच्चों याद रखेंगे नहीं जानता था। अगर आपसे ये स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछ ले कि क्या वो मेंडल ने ऐसा कुछ जीन या इससे कोई रिलेटेड बात की, तो आप बोलेंगे नहीं, इन्होंने इससे रिलेटेड कोई बात नहीं की। इन्होंने जो बात की वो एक शब्द नाम काम में लिया, और उस शब्द का नाम क्या था? फैक्टर। याद रखेंगे, कारक, वर्ड याद रखेंगे, क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोसोम नहीं, उन्होंने जो वर्ड काम में लिया वो क्या लिया था? कारक। ना जीन लिया, ना क्रोमोसोम लिया, ना डीएनए लिया, उन्होंने लिया वर्ड कारक। तो एक तो ये वर्ड याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मोनोहाइब्रिड की ये डेफिनेशन ध्यान रखेंगे, एक ही कैरेक्टर, और उसने जो कैरेक्टर लिया था वो ध्यान रखना है। फिर फाइनली जो क्रॉस कराया वो ये कैपिटल टी स्मॉल टी। अब उसे आश्चर्य हुआ कि यार वो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर गया कहाँ? भाई हमें दिख रहा है टॉल और ड्वार्फ, ऐसा तो कुछ इंटरमीडिएट आता, कुछ तो ऐसा होता, बट ऐसा हुआ ही नहीं। मज़ेदार बात ये कि ऐसा हुआ ही नहीं। और हुआ क्या कि वो सारे के सारे प्लांट टॉल दिखे, तो उसके दिमाग में कुछ चेंज करने को आया, उसके दिमाग में कुछ ब्रीडिंग टेक्निक्स है, उसको लगा शायद मैं कुछ चेंज करके देखूं, कुछ क्रॉस अलग तरह से करा के देखूं। और उसने उसके बाद कौन सा क्रॉस करवाया? उसका नाम है सेल्फ क्रॉस, या जिसको हम बोलते हैं सेल्फिंग, सेल्फ क्रॉस, स्वपरागण। हिंदी में क्या बोलेंगे? स्वपरागण। उन्होंने करवाया स्वपरागण। तो स्वपरागण में क्या हो जाएगा बच्चों? कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किसके साथ वापस करवा देंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। मतलब उसी प्लांट के पॉलिन ग्रेन को उसी की स्टिग्मा के ऊपर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से वापस से वही, अगर ये 2n कंडीशन में है, ध्यान रखेंगे 2n कंडीशन में है ये भी, और ये भी 2n कंडीशन में, तो डायरेक्ट क्रॉस होगा नहीं। अभी मैंने यहाँ पर समझाया था क्रॉस हमेशा किसके बीच में होता है? n और n के बीच में। यहाँ पे भी n बनाने पड़ेंगे, तो ये दोनों अलग अलग है तो अपन कॉमा लगा के ये लगा देते हैं, और फिर यहाँ पे भी अलग अलग है तो ये कॉमा लगा के ये ऐसे लगाते हैं, और फिर हम बनाते हैं पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड, जिसको हम कहते हैं पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड।
2/2 का, ये दोनों इधर लिख दिए जाएंगे और ये दोनों इधर लिख देते हैं और फिर इनका क्या करवाते हैं, क्रॉस। तो क्रॉस करवाने पर क्या दिख रहा है, कैपिटल टी टी आ जाएगा इन दोनों से, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। इस तरह से ऑब्जर्वेशन देखने को मिली और इस ऑब्जर्वेशन के जब वापस से डेटा को समझा गया फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटाइप के बेस पे अगर अपन देखें तो ये प्लांट कैसा है, टॉल, ये प्लांट कैसा है, टॉल, और ये प्लांट भी कैसा है, टॉल। तो 3 प्लांट कैसे देखने को मिले, टॉल। मतलब 3 का मतलब ये हो गया कि अगर 4 प्लांट लगाए तो अप्रॉक्स उसका ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 3 प्लांट देखने को मिले। मतलब 75% जो प्लांट थे वो कैसे देखने को मिले, टॉल देखने को मिले। और एक प्लांट जो आया वो कैसा आया, ड्वार्फ। एक प्लांट कैसा देखने को मिला, ड्वार्फ देखने को मिला। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन आने के बाद उसने ये कंक्लूड किया कि F1 जनरेशन पे कहानी अलग थी, F1 जनरेशन में कहानी अलग थी, लेकिन जब F2 जनरेशन की बारी आई तो कहानी बदल गई। यहाँ पर सिर्फ टॉल वाला डोमिनेंट था, लेकिन यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर जो था वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। तो इसके बिहाफ पे तो उसने लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, विच इज बेस्ड ऑन द F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड सेकेंड लॉ वॉज गिवन बाय अगेन मेंडल एंड इट इज बेस्ड ऑन द सेकेंड जनरेशन। दूसरी पीढ़ी पर यह आधारित था और दूसरी पीढ़ी की अंदर मोनोहाइब्रिड के दूसरी पीढ़ी में जब टीटी अलग अलग हो गए तो उसने लॉ दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इस तरह से उसने फिनोटाइप रेशियो दिया और इस तरह से उसने जीनोटाइप रेशियो दिया। और जीनोटाइप के बिहाफ पे अगर देखें तो ये कैसा है, प्योर टॉल है, इसको हम प्योर टॉल या होमोजाइगस टॉल बोल सकते हैं, और वो कितने हैं, 1। फिर ये इम्प्योर टॉल है, इम्प्योर टॉल, या जिसको हमने यहाँ पर बोला था हेट्रोजाइगस, एक ही बात है। ये कितने देखने को मिले, 2 देखने को मिल रहे हैं। ये देखो, एक तो ये देखने को मिला और एक ये देखने को मिला, और फिर एक देखने को मिला ड्वार्फ जो कि प्योर फॉर्म में ही होता है, और वो कितना देखने को मिला, 1। तो इस तरह से मेंडल ने सारी चीज़ों को बताया कि जेनेटिक्स कैसे काम करती है, कैसे कैरेक्टर सेग्रीगेट होते हैं, कैसे डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है और वो जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन उसी फॉर्म में रहता है। उसमें म्यूटेशन या रिकॉम्बिनेशन किसी और वजह से जो भी वेरिएशन आती है वो आ सकती है। तो फाइनली हम ये देखते हैं कि जो लॉ दिए थे वो कितने लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे। आज 2 लॉ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा लॉ दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हिंदी में बोलते हैं प्रभाविता का नियम, और दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि अगर कोई डोमिनेंट एलील है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, वो अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेगा, और उसकी प्रेजेंस में रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाए। लेकिन वहीं पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि अगर गैमीट बनेंगे तो गैमीट बनते ही दोनों अपने एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं गैमीट बनते ही ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएंगे, और वो रैंडमली क्या हो सकते हैं, जब जाइगोट बनेगा तो उस टाइम पे वो जाइगोट बनाएंगे, और उसमें क्या देखने को मिला, जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो भी अपने आप को, ड्वार्फ वाला जो है वो भी अपने आप को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में प्योर फॉर्म के अंदर करेगा। समझ में आया बच्चों? तो जेनेटिक्स को लेकर के हमने एक छोटा सा फॉर्मेट हम लोगों ने पढ़ा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है, बहुत छोटे छोटे ही सही, पर कुछ कभी ईयर का, एक बार ईयर का मैंने देखा था, ईयर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या रैंडमली कोई भी क्रॉस से रिलेटेड, या क्या कैरेक्टर लिया या किस पे काम किया, मटर प्लांट का नाम पाइसम सेटिवम होता है, याद रखेंगे, उस पर काम किया तो उसका नाम, या फिर सिर्फ रेशो पूछ जाते हैं, क्योंकि ये सब 10th क्लास की NCERT में दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए 100% काम आएगी। मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, नेक्स्ट के।